हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज हमारा अध्ययन का जो विषय है वो भारत में संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर है। संसद के जो सामान्य कार्य व्यवहार हैं वे संसदीय प्रक्रियाओं से निर्धारित होते हैं। संसद जब अपने सत्र में होती है तो प्रतिदिन उसकी बैठकों का संचालन विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर संभव होता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमें समझने की आवश्यकता है। संसद संपूर्ण कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण का एक बड़ा साधन है और संसद कार्यपालिका पर, संपूर्ण प्रशासन पर इस प्रकार का नियंत्रण निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए करती है। और यही कारण है कि संसदीय शासन प्रणाली में शासन को जवाबदेह बनाए रखने के उद्देश्य से शासन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं संसदीय प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रश्न काल की जो व्यवस्था की गई है, क्वेश्चन आवर का जो निर्धारण संसदीय व्यवस्था के सापेक्ष संसदीय प्रक्रियाओं के रूप में की गई है। आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नकाल के संदर्भ में, प्रश्नकाल को लेकर, क्वेश्चन आवर को लेकर। तो प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रियाओं का एक अहम हिस्सा है और प्रश्नकाल से हमारा आशय संसद के उस समय को लेकर है, उस अवधि को लेकर है जब संसद के सदस्य जनता की ओर से शासन से प्रश्न करते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर शासन की ओर से संबंधित विभाग का मंत्री प्रश्नकर्ता को प्रस्तुत करता है। इसके लिए संसदीय नियमावली में जिन संसदीय प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान प्रश्नकाल का आयोजन किया जाना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था प्रश्नकाल के रूप में निर्धारित की गई है। तो आइए हम समझने का प्रयास करें कि संसदीय प्रक्रियाओं के रूप में प्रश्नकाल का संचालन कैसे होता है, प्रश्नकाल क्या है, उसकी संपूर्ण व्यवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे, उसके उद्देश्यों को समझेंगे, उसके कैसे संचालन करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, हम उन सब का अवलोकन करेंगे। दरअसल में संसद द्वारा सामान्य कार्य व्यवहार के संचालन के लिए, उसके संपादन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। संसद क्या करती है? अपने सामान्य कार्य व्यवहार का संचालन निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, निर्धारित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए करती है। निश्चित रूप से इन्हें ही हम संसदीय प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। तो संसदीय प्रक्रिया संसद के काम काज करने का एक सामान्य तरीका है और उन्हीं सामान्य तरीका के रूप में हम क्या देखते हैं कि संसद अपनी कार्य व्यवस्था का संचालन करती है, शासन संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाती है। और संसदीय प्रक्रियाओं को अगर आप संवैधानिक आधार पर समझने का प्रयास करें कि भारत के संविधान में संसदीय प्रक्रियाएं कहाँ पर निर्धारित है, क्या वास्तव में संवैधानिक व्यवस्था के तहत है या केवल एक संवैधानिक विधि के रूप में, या जो संसद के कार्य संचालन संबंधी नियम निर्धारित किए गए हैं उसके सापेक्ष इसका संचालन होता है। इन तमाम बातों को समझना आज की क्लास की मुख्य विशेषता होगी। दरअसल में अगर देखा जाए तो संसद की जो सामान्य प्रक्रिया है उसके लिए संसद ने सामान्य कार्य निर्धारण और उनके संचालन से संबंधित मैनुअल का निर्धारण किया गया है। लेकिन जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं भारत के संविधान में भी इस संदर्भ में हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। यदि आप संविधान के अनुच्छेद 118 का अवलोकन करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 118 में यह उपबंधित किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियमों के निर्माण की शक्ति प्राप्त होगी।
जिसमें प्रत्यक्ष रूप से संसदीय प्रक्रियाओं का निर्धारण संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 118 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के दोनों सदन कार्य व्यवस्थापन के लिए प्रक्रिया का निर्धारण कर सकेंगे। प्रक्रिया को निर्धारित करने की संवैधानिक शक्ति संसद के दोनों सदनों को प्रदान की गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 118 का जो प्रयोग किया गया है वह वास्तव में एक ऐसे उपबंध के रूप में किया गया है जिसके अधीन रहते हुए संसद के दोनों ही सदन अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम का निर्माण करेंगे और इन्हीं कार्य संचालन के नियम के तहत प्रश्नकाल आदि का आयोजन किया जाता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल वगैरह वगैरह जो है ये संसदीय प्रक्रियाओं का बहुत ही अहम हिस्सा है। अब संसद के कार्य संचालन और जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई प्रक्रिया है तो वह प्रश्नकाल के रूप में जानी जाती है। दरअसल में प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसका आयोजन शासन से प्रश्न पूछने के उद्देश्य से किया जाता है। हालांकि इसका अगर विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि भारत की संसद प्रश्नकाल के रूप में कार्यपालिका पर अपने नियंत्रण को स्थापित करती है। भारत के संपूर्ण प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रश्नकाल का आयोजन किया जाता है। प्रश्नकाल एक ऐसी अवस्था है कि इसके माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता की ओर से शासन से प्रश्न पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, क्या सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर रही है अथवा नहीं कर रही है, क्या वास्तव में सरकार के कार्य, सरकार के व्यवहार जनता के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका, यह जानने का सबसे अच्छा अवसर प्रश्नकाल के रूप में निर्धारित है। तो भारत की संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आप देखें तो प्रश्नकाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके तहत शासन की गतिविधियों को लेकर भारत की जनता आश्वस्त हो सकती है कि शासन उनके लिए क्या कर रहा है, सरकार उनके लिए क्या कर रही है। तो दरअसल में जब हम प्रश्नकाल के बारे में अध्ययन करते हैं तो प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य संचालन की पद्धति है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल का आयोजन किया जाता है। जब संसद अपने सत्र में होती है, उसका अधिवेशन चल रहा होता है, तो प्रतिदिन जो बैठकें आयोजित होती है, प्रत्येक दिन प्रश्नकाल का आयोजन संसद के स्तर पर, संसद के पटल पर किया जाता है। वैसे देखा जाए तो शासन से प्रश्न पूछने की प्रथा की शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत भारत में हो चुकी थी। 1892 के अधिनियम के तहत परिषद के सदस्यों को पहली बार शासन से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। बाद में आप 1909 के अधिनियम की बात करें या उसके आगे कालखंडों की बात करें तो फिर इसका समय के साथ विस्तार होता चला गया। लेकिन जिस प्रश्नकाल की मैं बात कर रहा हूं वह भारत के वर्तमान संसद की प्रक्रियाओं का अभिन्न हिस्सा है। तो कहने का हमारा आशय है कि भारत में संसद की व्यवस्था जब से स्थापित हुई है स्वतंत्रता के पश्चात 1952 से लेकर आज तक संसदीय प्रक्रियाओं के सापेक्ष प्रश्नकाल का अपना एक विशिष्ट महत्व है। 2014 तक संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में संसद की बैठक का प्रारंभ, प्रतिदिन बैठक का प्रारंभ प्रश्नकाल से होता था।
लेकिन 2014 में एक चेंजेज लाया गया राज्यसभा के स्तर पर, और राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय को परिवर्तित कर दिया गया। राज्यसभा में प्रत्येक दिन बैठक का प्रारंभ शून्यकाल से निर्धारित किया गया। शून्यकाल की समाप्ति के उपरांत प्रश्नकाल का आयोजन करने के लिए 12 से 1 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तो हम लोग इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना निश्चित रूप से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रश्नकाल का आयोजन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में किया जाता है। तो 2014 तक हम क्या देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल का आयोजन बैठक के प्रारंभ के स्तर पर होता था, यानी प्रत्येक दिन बैठक का आरंभ ही प्रश्नकाल से होता था। लेकिन 2014 में परिवर्तन किया गया। 24 नवंबर 2014 से लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत सुबह 11 बजे से होती है। पहले भी होता था, लेकिन राज्यसभा में चेंजेस लाया गया। राज्यसभा में परिवर्तन किया गया कि राज्यसभा में प्रश्नकाल का आयोजन 12 से 1 बजे के बीच किया जाएगा। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के लिए 1 घंटे का समय, 1 घंटे की जो अवधि है वह निर्धारित है। लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच प्रश्नकाल का आयोजन किया जाता है, प्रश्नकाल का निर्धारण किया गया है। जबकि राज्यसभा में प्रश्नकाल का आयोजन 12 से 1 बजे के बीच किया जाता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी था। दरअसल होता क्या था कि 2014 तक एक समस्या ये आती थी, व्यवहारिक समस्या थी। समस्या इस रूप में आ रही थी कि किसी विभाग के मंत्री से कोई प्रश्न पूछा गया, लोकसभा में प्रश्न पूछा गया। चूंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक ही समय पर, यानी 11 से 12 बजे के दौरान प्रश्नकाल का आयोजन किया जा रहा है, हो सकता है कि दोनों ही सदनों में एक ही समान विभाग से कोई प्रश्न पूछा जाए। राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी एक समान विभाग से कोई प्रश्न किया गया हो। मंत्री या तो राज्यसभा में उपस्थित होगा या लोकसभा में उपस्थित होगा। एक ही समय में संबंधित विभाग का मंत्री दोनों ही सदनों में उपस्थित नहीं हो सकता, एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता। तो किसी सदन में तो मंत्री उत्तर दे रहा था, लेकिन दूसरे वाले सदन में चूंकि वो अनुपस्थित है और उसी के विभाग से प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसे में कोई दूसरे विभाग का मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहा होता था। इसी विसंगति से बचने के लिए 2014 में राज्यसभा में प्रश्नकाल के समय को बदल दिया गया और तय किया गया, यह निर्धारित कर दिया गया कि राज्यसभा में प्रश्नकाल का आयोजन 12 बजे से लेकर 1 बजे के दौरान किया जाएगा। यानी लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा में जैसे प्रश्नकाल समाप्त होगा, 12 से 1 बजे के बीच राज्यसभा में प्रश्नकाल का आयोजन होगा। अब मंत्री एक ही दिन जो है राज्यसभा में उपस्थित हो सकता है, लोकसभा में उपस्थित हो सकता है। अब उसके विभाग से लोकसभा में प्रश्न पूछा जाए या राज्यसभा में प्रश्न पूछा जाए, दोनों ही सदनों में उपस्थित होकर, चूंकि अलग अलग टाइम हो गया दोनों के आयोजन का, प्रश्न पूछने के समय का, इसलिए मंत्री दोनों ही सदनों में उपस्थित होकर शासन की ओर से पूछे गए प्रश्न का जवाब दे सकता है। इसलिए इस प्रकार के बदलाव किए गए। प्रश्नकाल के दौरान आपके ध्यान में बात आ रही होगी कि प्रश्नकाल के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दरअसल में इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे लोक महत्व से जुड़े होने चाहिए। लोक महत्व से संबंधित किसी भी विषय पर शासन से अर्थात मंत्रिपरिषद से संसद का कोई सदस्य प्रश्न पूछ सकता है। तो शर्त क्या है प्रश्नकाल के लिए? जो प्रश्न पूछे जाते हैं शासन से हमारा अभिप्राय मंत्रिपरिषद से है। तो संबंधित विभाग का मंत्री
ऐसे प्रश्नों का जवाब प्रश्नकाल के दौरान देता है। तो प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे लोक महत्व से संबंधित विषय को लेकर होते हैं। तो लोक महत्व वाले विषय पर ही कोई प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जा सकते हैं। और यह जो प्रश्नकाल है संसदीय नियंत्रण का, प्रशासन के ऊपर संसद के नियंत्रण का, प्रशासन के ऊपर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करने के उद्देश्य से, या आप कह सकते हैं कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण स्थापित करने का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके द्वारा विधायिका कार्यपालिका के ऊपर प्रभावी नियंत्रण को स्थापित करने में सक्षम बनती है। तो प्रश्नकाल का आयोजन करने के पीछे इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह संसदीय नियंत्रण को बढ़ाना है, कार्यपालिका के ऊपर संसदीय नियंत्रण को स्थापित करना है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी कितनी कैटेगरी होती है। और इस नंबर में अगर आप देखें तो प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी 4 श्रेणियां हैं। 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न की पहली श्रेणी तारांकित प्रकार के प्रश्न के रूप में होती है, यानी तारांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अतारांकित प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं, अल्प सूचना वाले प्रश्न किए जा सकते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से कोई प्रश्न किया जा सकता है। कहने का हमारा आशय है कि प्रश्नकाल एक ऐसी अवस्था संसदीय प्रक्रिया की है जहां पर 4 प्रकार के प्रश्न शासन से किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें देखा है तो मूल रूप से 3 है। शासन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 ही होते हैं। या तो प्रश्न तारांकित प्रकार का हो सकता है, या प्रश्न अतारांकित प्रकार का हो सकता है, या अल्प सूचना वाले प्रश्न हो सकते हैं। चौथी कैटेगरी गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की होती है। ये ऐसे सदस्य हैं जो मंत्री परिषद में सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन लोक कार्य से जुड़े होने की वजह से ऐसे गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान किए जा सकते हैं। तो वास्तव में ये प्रश्न जो है वो गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जा रहा है, जो वास्तव में सरकार का हिस्सा नहीं है। ये प्रत्यक्ष रूप से शासन से प्रश्न नहीं किया जा रहा है, लेकिन गैर सरकारी सदस्य से कोई प्रश्न केवल तभी पूछा जाता है जब वह लोक कार्य से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब जो शासन का कार्य है, यदि शासन के ऐसे कार्य को संसद का कोई अन्य सदस्य, जिसको आप गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, प्राइवेट मेंबर कहते हैं, वह अगर ऐसे कार्य को संपन्न कर रहा है, ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ है, तो संसद में प्रश्नकाल के दौरान उससे भी कोई प्रश्न किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गैर सरकारी सदस्यों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह लोक महत्व वाले कार्यों से जुड़े होने की वजह से पूछे जाते हैं, जो वास्तव में सरकार का ही दायित्व होता है। तो प्रत्यक्ष रूप तो भले ही नहीं हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न भी शासन से ही प्रश्न होते हैं। तो ये 4 कैटेगरी है। हम चारों के बारे में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली कैटेगरी तारांकित प्रकार के प्रश्नों की है, स्टार्ड स्टेपेड क्वेश्चंस। दूसरी कैटेगरी जो है अतारांकित प्रकार के प्रश्नों से है, अनस्टार्ड क्वेश्चन को लेकर है। तीसरी कैटेगरी अल्प सूचना संबंधी प्रश्न से है। तो प्रश्नकाल संसदीय नियंत्रण का एक बड़ा साधन है। अब थोड़ा समझना होगा कि प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने की अवधि क्या होती है। तो प्रश्नकाल के दौरान जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अवधि नियत प्रकार की होती है। जितने प्रश्न आप देखते हैं प्रश्नकाल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे वास्तव में पहले से निर्धारित प्रकार के प्रश्न होते हैं। यानी संसद का कोई सदस्य यदि शासन से प्रश्न करता है तो ऐसा प्रश्न तत्काल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इस प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए कम से कम 10 दिन
और अधिक से अधिक 21 दिन पहले संबंधित सदन के महासचिव को प्रश्न प्रेषित करना आवश्यक होता है। तो मिनिमम जो आप देख रहे हैं वो 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पूर्व प्रश्न पूछने की सूचना या जो प्रश्न है उसे संबंधित सदन के महासचिव को प्रेषित करना अनिवार्य होता है। जैसे सपोज दैट लोकसभा का कोई सदस्य शासन से प्रश्न पूछना चाहता है, तो ऐसा सदस्य लोकसभा के महासचिव को कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन इस संदर्भ में पूर्व सूचना देगा, और जब उसे अनुमति मिलेगी तो प्रश्न का क्रमांक और समय तिथि के साथ उसे बता दिया जाएगा, उसे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि इस तिथि को इतने बजे प्रश्न क्रमांक इतने के रूप में आप अपने प्रश्न को उठा सकते हैं। और यह प्रश्न कहाँ चला जाता है? यह प्रश्न महासचिव अध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित कर देता है, ताकि संबंधित विभाग का मंत्री उस पर अपना उत्तर तैयार करके, जो भी प्रश्न पूछा गया है प्रश्न का औपचारिक उत्तर तैयार करना आवश्यक होता है, जिससे कि उस प्रश्न का जब क्रमांक सदन में आएगा तो सदन में संबंधित विभाग का मंत्री उपस्थित होकर उसका सही जवाब देने में समर्थ होगा। ये भी थोड़ा समझना होता है कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्नों की क्या संख्या हो सकती है, कितने प्रश्न, चूंकि 1 घंटे की अवधि है, चाहे आप लोकसभा की बात करें चाहे आप राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में 1-1 घंटे की अवधि के दौरान प्रश्नकाल का आयोजन किया जाता है। तो इसलिए यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस दौरान कितने प्रश्न शासन से किए जा सकते हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर शासन की ओर से दिया जा सकता है। तो इस तरह में देखें तो प्रश्नकाल के दौरान प्रत्येक दिन सामान्यतः 20 तारांकित प्रश्न और 230 अतारांकित प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो लगभग 20 प्रश्न जो है, हालांकि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन औसत 20 प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। और अगर तारांकित प्रकार के प्रश्नों की बात करें, हम अभी चर्चा करेंगे कि तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तारांकित प्रश्न कैसा होता है। लेकिन 2 प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, तारांकित हो सकते हैं या अतारांकित हो सकते हैं। तो तारांकित प्रकार के प्रश्न ये इनकी औसत संख्या 20 हो सकती है, और अतारांकित प्रकार के प्रश्न इनकी औसत संख्या प्रश्नकाल के दौरान 230 हो सकती है। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है, उनके प्रकार क्या होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान शासन से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आमतौर पर शासन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी 4 श्रेणियां हो सकती है। प्रश्न तारांकित प्रकार का हो सकता है, प्रश्न अतारांकित प्रकार का होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। अल्प सूचना वाले प्रश्न हो सकते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये 3 मूल कैटेगरी है जो सीधे तौर पर शासन से प्रश्न पूछा जाता है इनके माध्यम से। तारांकित प्रकार जो स्टार्ड क्वेश्चन है उनके माध्यम से शासन से प्रश्न किया जा सकता है। अतारांकित प्रश्न के रूप में, अनस्टार्ड क्वेश्चन के रूप में शासन से प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर बहुत ही अविलंबनीय महत्व से जुड़े हुए कोई विषय हैं तो अल्प सूचना संबंधी प्रश्न भी किया सकते हैं, जो निर्धारित अवधि मिनिमम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन की जो निर्धारित अवधि है उससे भी कम अवधि की सूचना देकर शासन से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ये अल्प सूचना वाले प्रश्न की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। चौथी कैटेगरी अगर आप देखें जो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने के संदर्भ में, वह चौथी कैटेगरी है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्षतः शासन से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शासन से पूछे जाते हैं।
वैसे प्रश्न जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद के सदस्य सरकारी सदस्य होते हैं, मंत्री परिषद के अतिरिक्त जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, संसद के सभी सदस्य गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं, प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। तो वैसा गैर सरकारी सदस्य जो लोक कार्य से जुड़ा हुआ रहा हो, सार्वजनिक प्रयोजन के विषय से संबंधित कार्य को उसने संपन्न किया हो या कर रहा हो, उससे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी जो है वह गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की है। अब इन सब का हम अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि तारांकित प्रकार के प्रश्न से हमारा क्या अभिप्राय है। तारांकित प्रकार के प्रश्नों को लेकर संसद की प्रक्रिया का निर्धारण किस रूप में किया गया है। तो जब हम तारांकित प्रकार के प्रश्न की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर आपके जहन में उत्पन्न होता है कि किस प्रकार के प्रश्न तारांकित श्रेणी के होते हैं, किन प्रश्नों को हम तारांकित प्रकार के प्रश्न के रूप में जानते हैं। इसका बड़ा सीधा सा उत्तर है, वैसे प्रश्न जिनके आगे तारे के निशान का प्रयोग किया गया हो, ऐसे प्रश्न तारांकित श्रेणी के प्रश्न कहलाते हैं, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। यहां पर देखिए, कोई प्रश्न लिखा गया, शासन से प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न को जो है तैयार किया गया, और उस प्रश्न के साथ तारे का निशान अगर जोड़ दिया गया, तारे के निशान का यदि प्रयोग कर दिया गया, तो ऐसे प्रश्न तारांकित प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। ये तारा है, तारे का निशान, प्रश्न लिखा आपने और उस प्रश्न के साथ तारे के निशान बना दिया, तो अब ये प्रश्न जो है तारांकित प्रकार का प्रश्न हो गया। जो तारांकित प्रकार के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिए जाते हैं। चाहे लोकसभा में प्रश्न तारांकित प्रकार पूछा गया हो, चाहे राज्यसभा में कोई तारांकित प्रश्न पूछा गया हो, दोनों ही सदनों में ऐसे प्रश्नों के सापेक्ष मंत्री के द्वारा, संबंधित विभाग के मंत्री के द्वारा मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। तो यहां पर तारांकित प्रश्नों का मतलब ही होता है, उसका मुख्य आशय ही होता है कि शासन के द्वारा ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा, लिखित रूप से उत्तर नहीं दिए जाएंगे। तो यहां पर मौखिक उत्तर दिया जाता है तारांकित प्रकार के प्रश्नों का। दूसरी बात, चूंकि मौखिक उत्तर दिया जा रहा है, तो तारांकित श्रेणी के जो प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं उसके सापेक्ष पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। तो जितने भी मौखिक प्रकार के जो तारांकित श्रेणी के प्रश्न होते हैं जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है, उन्हीं के सापेक्ष सदन में कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन की आवश्यकता है, पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। यह केवल तारांकित श्रेणी के प्रश्नों पर लागू होता है। क्योंकि इसका मौखिक उत्तर दिया जाता है, तो सदस्य को, जिसने प्रश्न किया है, यदि उत्तर उसे दिया जा रहा है शासन की ओर से, अगर उस उत्तर के सापेक्ष उसे लगता है कि शायद इसमें कोई नया विषय जुड़ गया है, कोई नया प्रश्न उभर कर सामने आ गया है, तो ऐसे में प्रश्नकर्ता शासन से कोई पूरक प्रश्न पूछ सकता है, अनुपूरक प्रश्न कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का उसके पास अधिकार होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। और यदि भारतीय प्रणाली की बात करें तो भारत में, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि प्रश्न पूछने की प्रथा की शुरुआत 1892 के अधिनियम से हुई थी, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की प्रथा की शुरुआत 1909 के अधिनियम की देन है। तो पहली बार 1909 के अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था कि परिषद के सदस्य शासन से प्रश्न पूछने के दौरान जो उत्तर दिए जा रहे हैं उसको लेकर वे पूरक प्रश्न कर सकते हैं। तो 1909 का जो अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, जहां से भारत में, भारत की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत पूरक प्रश्न पूछने की प्रथा की शुरुआत हुई है। लोकसभा में अगर आप देखें तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नकाल के दौरान, यदि प्रश्नकाल का आयोजन लोकसभा में हो रहा है,
तो लोकसभा का एक सदस्य एक दिन में शासन से केवल एक ही प्रश्न पूछ सकता है। तो एक प्रश्न पूछने का उसके पास अधिकार होता है और इस प्रकार प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक दिन में औसत 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित श्रेणी के, मैं तारांकित श्रेणी के प्रश्नों के बारे में विचार कर रहा हूं। तो लोकसभा में यदि प्रश्नकाल का आयोजन किया जा रहा है तो कोई सदस्य लोकसभा का कोई सदस्य एक दिन में अधिकतम एक प्रश्न ही शासन से पूछ सकता है प्रश्नकाल के दौरान। और इस प्रकार संपूर्ण प्रश्नकाल के दौरान, यानी जो 1 घंटे का समय प्रश्नकाल के निर्धारित किया गया है, उस 1 घंटे के दौरान शासन से अधिकतम 20 प्रश्न किए जा सकते हैं। अब अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोई सदस्य शासन से 3 तारांकित प्रश्न पूछ सकता है। लोकसभा में चूंकि सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है तो यहां पर एक सदस्य जो है अधिकतम एक ही प्रश्न कर सकता है, लेकिन राज्यसभा में स्थिति ऐसी नहीं है। यदि राज्यसभा में प्रश्नकाल का आयोजन किया जा रहा है तो राज्यसभा का कोई सदस्य प्रश्नकाल के दौरान अधिकतम 3 प्रश्न शासन से पूछ सकता है। और यहां पर एक दिन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। जैसा कि अभी आपने अध्ययन किया लोकसभा के बारे में कि लोकसभा में यदि प्रश्नकाल का आयोजन हो रहा है तो तारांकित प्रकार के प्रश्न कोई एक सदस्य केवल एक दिन में एक ही प्रश्न कर सकता है और एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न शासन से किए जा सकते हैं। लेकिन इसी चीज का अगर हम राज्यसभा में अवलोकन करें तो राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक दिन में कोई सदस्य अधिकतम 3 प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन एक दिन में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे इसके लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। दूसरी कैटेगरी अतारांकित प्रकार के प्रश्नों की है। अतारांकित प्रकार के प्रश्न वैसे प्रश्नों को कहा जाता है जिन प्रश्नों के आगे तारे के निशान का प्रयोग नहीं किया गया हो। इसके पहले आपने देखा कि प्रश्न लिखा गया और उस प्रश्न के साथ एक तारे का निशान बना दिया गया तो प्रश्न तारांकित हो गया था। अब सेकंड कैटेगरी जो है अतारांकित प्रकार के प्रश्नों की है। तो प्रश्नकाल के दौरान अतारांकित प्रकार के प्रश्न वैसे प्रश्न को कहा जाता है जिन प्रश्नों के आगे किसी तारे के निशान का प्रयोग नहीं किया गया हो। तो ये तारांकित प्रश्न नहीं बल्कि अतारांकित श्रेणी का प्रश्न कहलाएगा। जितने भी अतारांकित श्रेणी के प्रश्न होते हैं, चाहे वो लोकसभा में पूछे जाएं चाहे राज्यसभा में पूछे जाएं, अतारांकित प्रकार के प्रश्नों का सदन में उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। तारांकित वाले में उत्तर मौखिक आ रहे थे। अतारांकित श्रेणी का कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर शासन की ओर से लिखित रूप में दिया जाता है। अब जब लिखित उत्तर है तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के उत्तर के सापेक्ष कोई पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। यानी शासन ने जो उत्तर दिया है आपके प्रश्न के सापेक्ष उस उत्तर को आपको स्वीकार करना होगा। उसमें अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता भी है तब भी आप ऐसे प्रश्न को लेकर फिर शासन से प्रश्न नहीं पूछ सकते, इसलिए कि आपके पास पूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं होता है, कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। अब यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में अतारांकित श्रेणी की जो प्रश्न है एक सदस्य एक दिन में अधिकतम 4 अतारांकित प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, जबकि एक दिन में अतारांकित प्रकार के प्रश्नों की संख्या 230 हो सकती है। अधिकतम 230 अतारांकित प्रकार के प्रश्न पूरे एक दिन में, यानी 1 घंटे का जो समय है उस दौरान लोकसभा में शासन से 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अतारांकित प्रश्न कोई सदस्य कितना कर सकता है शासन से, लोकसभा के सदस्य कितने
तारांकित प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, तो एक दिन में लोकसभा में एक सदस्य अधिकतम 4 तारांकित प्रश्न शासन से कर सकता है। और यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में एक सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। कोई सदस्य जितना चाहे प्रश्न कर सकता है, लेकिन एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न ही शासन से तारांकित श्रेणी के किया सकते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपने अवलोकन किया कि जो प्रश्नकाल का आयोजन हो रहा है उसमें जो तारांकित प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और तारांकित श्रेणी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी क्या संख्या हो सकती है। अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे अल्प सूचना वाले प्रश्न। वैसे प्रश्न जिनको लेकर बहुत कम समय के अंदर शासन से प्रश्न पूछना अनिवार्य हो गया हो, हम इसे अल्प सूचना प्रश्न के रूप में जानते हैं। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा आपसे कि प्रश्न काल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूर्व निर्धारित प्रकार के होते हैं, पहले से तय होते हैं। और प्रश्नकर्ता संसद का सदस्य अगर राज्यसभा में पूछा तो राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा में प्रश्न करना चाहता तो लोकसभा का सदस्य कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर शासन से प्रश्न कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो अविलंबनीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता है। काफ़ी गंभीर विषय को लेकर प्रश्न है, उस पर तत्काल शासन से उत्तर जानने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्न जो न्यूनतम 10 दिन की अवधि की बात की गई है प्रश्न पूछने के लिए, 10 दिन से भी कम अवधि की पूर्व सूचना के आधार पर अल्प सूचना वाले प्रश्न शासन से किए जा सकते हैं। अब ऐसे प्रश्न जो 10 दिन की निर्धारित सीमा है उससे भी कम अवधि में शासन को सूचना देकर प्रश्न किया जा सकता है। इसलिए इस श्रेणी के प्रश्न को अल्प सूचना प्रश्न कहा गया है। और चौथी कैटेगरी जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, आमतौर पर जो प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं वो शासन से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ एक मामलों में देखा गया है कि शासन से प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि शासन के अतिरिक्त यानी मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त संसद के किसी अन्य सदस्य से प्रश्न किया गया हो। ऐसे प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की कैटेगरी में सम्मिलित होता है। गैर सरकारी सदस्य हम किसे कहते हैं? तो वास्तव में मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त संसद में, राज्यसभा या लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं वे सब के सब गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। वे सब के सब प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। और प्राइवेट मेंबर यानी लोकसभा का सदस्य चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, यदि कोई सदस्य जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त है, मंत्रिपरिषद में सम्मिलित नहीं है, मंत्री नहीं है, फिर भी ऐसा सदस्य किसी लोक कार्य को संपन्न किया हो, लोक कार्य से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सदस्य से भी प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से इस प्रश्न की कैटेगरी ही क्या दे दी गई है? गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो संसद में मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त जो अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, उनसे भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्नों का विषय किसी ऐसे विधेयक या संकल्प या सदन के कार्य के किसी अन्य विषय से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य जुड़ा हुआ हो। कोई विधेयक तैयार किया जा रहा हो, कोई संकल्प तैयार किया जा रहा हो, सदस्य उसमें सम्मिलित हो, ये सब लोक व्यवस्था को संचालन से संबंधित है। ये वास्तव में कार्य तो सरकार का है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त संसद का कोई सदस्य उसे संपन्न कर रहा हो। बहुत सारी समितियां हैं, संसदीय समितियां हैं, उसमें गैर सरकारी सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो संसदीय समितियों का कार्य तो लोक कार्य है, संसदीय समितियों द्वारा जो कार्य सम्मिलित हो सरकार का कार्य है।
तो यदि कोई संसद का सदस्य किसी समिति के सदस्य के रूप में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा हो और यदि उस संसदीय समिति को लेकर कोई प्रश्न पूछना है तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाले कैटेगरी में सम्मिलित होगा। अब यहां पर थोड़ा समझना होगा कि प्रश्नकाल के दौरान जो प्रश्न पूछे गए, जिनका उत्तर दिया गया, उनको लेकर और आगे विश्लेषण की आवश्यकता है। तो 1 घंटे में तो केवल प्रश्न और उत्तर हुए, जो उत्तर दिए गए हैं उनको लेकर हो सकता है यह आवश्यकता बन पड़ी हो कि उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। तो संसदीय प्रक्रिया के अंतर्गत आधे घंटे की चर्चा का आयोजन का भी प्रावधान किया गया है। तो कहने का आशय है कि संसद में जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाते हैं, भाई संसद सदस्य ने प्रश्न किया शासन से और शासन ने उसका उत्तर दे दिया, उन प्रश्नों के सापेक्ष यदि कोई मामला उत्पन्न होता हो तो संसद में उस पर विचार करने के लिए आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। शासन से प्रश्न किया गया, शासन ने उत्तर दे दिया, अब उत्तर के बाद लगता है कि उस पर और डिस्कशन करने की आवश्यकता है, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, उस पर विचार और भी व्यापक स्तर पर करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा, इस प्रकार के चर्चा का जो विषय है पर्याप्त रूप से लोक महत्व से जुड़ा होना चाहिए। केवल लोक महत्व से संबंधित विषय पर ही आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। और अगर आप देखें संसद में आधे घंटे की चर्चा का जो आयोजन है वह केवल तारांकित श्रेणी के प्रश्नों को उत्तर को लेकर, तारांकित श्रेणी के प्रश्नों के उत्तर को लेकर या अल्प सूचना वाले प्रश्न के उत्तर से संबंधित किसी तथ्यात्मक व्याख्या करने को लेकर, उस पर सरकार का स्पष्टीकरण जानने को लेकर आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। तो तारांकित श्रेणी के प्रश्न के सापेक्ष उत्तर दिया गया हो, तारांकित श्रेणी के प्रश्न के सापेक्ष उत्तर दिया गया हो या अल्प सूचना वाले प्रश्न को लेकर उत्तर दिया गया हो, यदि इस प्रकार के उत्तर के सापेक्ष कोई तथ्यात्मक स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिस पर विचार करना अनिवार्य है, कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो गया हो जिस पर संसद में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, इसको लेकर आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किया जा सकता है। अब अगर आधे चर्चा का आयोजन करना है तो कम से कम आधे घंटे की चर्चा के लिए कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी सूचना प्राप्त होनी चाहिए। तो सदस्य अगर आधे घंटे की चर्चा की मांग करता है तो उसे कम से कम 3 दिन पहले इसकी सूचना सदन को देना आवश्यक होगा, सदन के अध्यक्ष को प्रेषित करना अनिवार्य होगा। यदि आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा का आयोजन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जा सकता है। इसके लिए समय 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच निर्धारित होता है। तो इसको फिर समझिएगा, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए सोमवार का दिन, बुधवार का दिन और शुक्रवार का दिन निर्धारित है और इस चर्चा का आयोजन शाम 5 बजे से प्रारंभ होकर 5:30 बजे के दौरान किया जा सकता है। आधे घंटे की चर्चा है तो आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन यदि आप राज्यसभा में आधे घंटे की चर्चा का आयोजन करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में आधे घंटे की चर्चा का आयोजन किस दिन किया जाएगा, इसे तय करने का अधिकार राज्यसभा के सभापति को प्रदान किया गया है। तो राज्यसभा में ऐसी चर्चा का निर्धारण सभापति के द्वारा किया जाता है। तो चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों ही सदनों में आधे घंटे की चर्चा का आयोजन 5:30 बजे से लेकर 5:30 तक किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने
संसदीय प्रक्रिया के तहत प्रश्न काल को लेकर अध्ययन किया, उससे संबंधित तथ्यों से हम सब परिचित हुए। आगे भी संसदीय प्रक्रियाओं को लेकर हमारी क्लास जो है जारी रहेगी। हम शून्यकाल को लेकर अध्ययन करेंगे, अन्य संसदीय प्रक्रियाओं की भी विस्तृत परिचर्चा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो आज की क्लास यहाँ पर संपन्न की जा रही है और आप सबको एक सूचना एक बार फिर से मैं दे रहा हूँ कि यदि राज्य व्यवस्था को लेकर आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, चाहे वो प्री के पर्पज से हो, चाहे आपका मेंस के पर्पज से हो, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सिंडिकेट IAS ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी कोर्स के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सिंडिकेट IAS में ऑनलाइन मोड पर राज्य व्यवस्था की तैयारी करवाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तैयारी करवाई जाती है, सोशल जस्टिस की तैयारी करवाई जाती है, इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर तैयारी करवाई जाती है। जिन स्टूडेंट्स का वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी क्लास भी ऑनलाइन मोड पर सिंडिकेट IAS के द्वारा संचालित किया जाता है। तो किसी भी कोर्स में आप सब जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए GS का और विशेष रूप से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का या सेकेंड पेपर का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए टेस्ट सीरीज का भी आयोजन होता है, जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है उसके माध्यम से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो किसी भी कोर्स में जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर दिशा प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।